गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी? शानदार, बेहतरीन और जबरदस्त होंगे मेरे भाई। आज की क्लास में फिर से आपका स्वागत है। बताएंगे एक बार सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? बताएंगे सभी कैसे हैं मेरे भाई? आवाज ऑडियो वीडियो क्लियर है सभी को? क्या दिख रहा है क्या मेरे भाई? सभी को बताओ, क्या लिखूं? राधे राधे चली नहीं रहा, देखो दिख क्या रहा है तुम्हें? राधे राधे दिख रहा है क्या? बताओ, दिख रहा है? हाँ चलो दिख रहा है। देखो मेरे भाई, अरे ऐसे ही भाई जो देखो अच्छा लगता है वो, अब नाम कुछ भी हो सकता है, क्या पता किसका नाम है ना, जो भी है। चलो ठीक है ना। चलो कोई भी धर्म वरम की बातें मत ले जाया करो फालतू में, और कुछ नहीं रखा, पढ़ाई में ध्यान दो, ठीक है। चलो देखो मेरे भाई, आज की क्लास में मैंने तुम्हें बता रहा था, हमारा चैप्टर चल रहा था कि जीव जनन कैसे करते हैं, उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हमने पुष्पों में भी पढ़ रहा था, पुष्पों में लैंगिक जनन किस तरीके से होता है, इस बारे में हमने बात कर ली थी मेरे भाई बात। चलो अब बात कर रहे थे मेरे भाई कि आगे कैसे, अब हम पढ़ रहे थे कि मानवों में लैंगिक जनन किस तरीके से होता है। तो मैंने तुम्हें बताया था किस तरीके से मानवों में लैंगिक जनन होता है। लेकिन अभी लैंगिक जनन होता है, इससे पहले क्या होती है कि जो भी आदमी लैंगिक जनन करता है, जो भी जनन करता है, उसकी अवस्थाएं होती है। क्या होती हैं? अवस्थाएं। अच्छा, ये लैंगिक जनन जब करते हैं तो लैंगिक परिपक्वता जरूरी है, मतलब कि कोई आदमी है वो मतलब बड़ा हो, मतलब उसकी एक उम्र होती है। तो उस उम्र को आने तक कौन कौन सी उम्र होती है? उनमें एक होती है किशोर अवस्था, एक होती है यौवन अवस्था, ठीक है। जो भी कोई आदमी होता है, कोई बच्चा है, ठीक है, मान लो कोई भी आदमी है वो मतलब पैदा हुआ है, तो सबसे पहले क्या बना होगा कि भाई पहले तो भ्रूण बना होगा, भ्रूण से फिर वो शिशु बना होगा, शिशु से वो बच्चा बना होगा, बच्चों से फिर बच्चे से फिर वो क्या हुआ होगा? किशोर अवस्था में आया होगा, किशोर अवस्था से फिर वो युवा अवस्था में आया होगा, युवा अवस्था से फिर किस में गया होगा? वृद्धावस्था में गया होगा। इस तरीके से एक प्रक्रम चलता है। चलो आज हम क्या करेंगे, इन्हीं अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे। और इससे पहले मैं देख बताऊंगा तुम्हें कि किस तरीके से मतलब जो अपने पास मानव है उनमें लैंगिक जनन होता है, ठीक है। चलो देखो, कल मैंने तुम्हें ये प्रश्न करा दिए थे, तुम्हें इनको करना, ठीक है ना मेरे भाई? ये मैंने लिख लिख के दिए थे, और आज मैं इस तरीके से लिख के लाया हूं कि उनमें टाइमिंग भी रहेगी कि कितनी देर में आपको करना है, कितने शब्दों में करना है, और कितने नंबर का प्रश्न इस तरीके से पूछा जाएगा। ये 3 प्रश्न कल मैंने बताए थे, इनको सभी ने लिख लिया होगा, नहीं लिखा हो तो लिख लेंगे एक बार, है ना। चलो मैं इनको हटा रहा हूं मेरे भाई, ठीक है, मैं इनको हटा रहा हूं। हम्म चलो देखो, कल हम ये पढ़ रहे थे कि मानवों में लैंगिक जनन, यही पढ़ रहे थे। तो देखेंगे मनुष्य में लैंगिक जनन के लिए उत्तरदायी कोशिकाओं का विकास बहुत ही आवश्यक है मेरे भाई। जो भी जनन होगा तो जनन के लिए जो जनन कोशिकाएं होंगी उनका विकास क्या है? उत्तरदायी है, बहुत ही आवश्यक है। इन कोशिकाओं को जनन कोशिकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन कोशिकाएं। यहां तक हमने बात कर ली थी, कल मैंने बताया भी था। इन कोशिकाओं का विकास मनुष्य के जीवन काल के एक निश्चित अवधि में होता है, मतलब कि इनका एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। उस अवधि में क्या होता है? इनका विकास होता है, जिसमें शरीर के विभिन्न भागों में विशेष परिवर्तन होते हैं। मुख्यतः जनन कोशिकाओं में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? जनन कोशिकाओं में। जैसे जैसे शरीर में सामान्य वृद्धि दर धीमी होती जाती है, वैसे वैसे जनन ऊतक परिपक्व होना आरंभ कर देते हैं। समझने का प्रयास करेंगे इसने क्या कहा है। इसने कहा है कि मेरे भाई एक उम्र होती है, एक उम्र होती है, एक अवधि होती है जीवन काल की, जो पूरा जीवन चल रहा है, इसका एक टाइम पीरियड होता है। और इस टाइम पीरियड में क्या होता है मेरे भाई? इस टाइम पीरियड में होता क्या है मेरे भाई कि एक स्टेज आती है, एक उम्र आती है, उस उम्र पर जाके हमारे शरीर की वृद्धि रुक जाती है। तुमने कहते सुना हुआ होगा कि भाई 18 साल तक तेरी उम्र बढ़नी है ना, उतनी बढ़ लेगी, 20 साल तक तेरी उम्र बढ़नी है, वो बढ़ लेगी। तो मतलब जो हमारी शरीर की जो वृद्धि है, वो हमारे जो शरीर की वृद्धि है वो 18 या 20 साल तक जाके क्या हो जाती है? रुक जाती है। जैसे ही हमारे शरीर की वृद्धि रुकती है, जैसे ही हमारे शरीर की वृद्धि रुकती है, मतलब कि जो सामान्य वृद्धि है वो तो धीमी हो जाती है या बंद हो जाती है। उसके बाद में होती है हमारे जनन कोशिकाओं का परिपक्व। मतलब जो जनन ऊतक होते हैं, जो जनन कोशिकाएं होती हैं, वो कब परिपक्व होना आरंभ करती हैं? जब हमारी जो सामान्य वृद्धि दर है, हमारे शरीर की जो सामान्य वृद्धि दर है वो धीमी हो जाती है या फिर बंद हो जाती है, तब जाके हमारे जनन ऊतक या जनन कोशिकाएं हैं वो क्या होती है? परिपक्व होती हैं, परिपक्व होना आरंभ करती हैं, ठीक है। चलो दिख रहा है ना सभी को? चलो चलो आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, आगे बढ़े। चलो देखेंगे अब इसके आगे लिखेंगे मेरे भाई किशोर अवस्था। क्या लिखेंगे? किशोर अवस्था। अब हम आज जो बात करेंगे वो किशोर अवस्था की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? किशोर अवस्था की। चलो लिखेंगे किशोर अवस्था।
अभी किशोर अवस्था क्या है? किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था होती है जीवन काल की एक ऐसी अवस्था होती है जिसमें हमारे शरीर में जो जनन परिपक्वता आने लग जाती है। क्या आने लग जाती है? जनन परिपक्वता। क्या आने लग जाती है? जनन परिपक्वता। अब जनन परिपक्वता का मतलब क्या है कि कोई आदमी जनन के लिए परिपक्व हो जाता है, कि जनन करने के लिए वो लायक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं जनन परिपक्वता। मतलब कि कोई भी व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, अगर वो सेक्स करने के लिए परिपक्व हो जाता है, सेक्स करने के लिए उसके जो अंग है वो पूरी तरीके से विकसित हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं अपन जनन परिपक्वता। क्या बोलते हैं? जनन परिपक्वता। ठीक है, चलो लिखेंगे इसमें किशोर अवस्था, हेडिंग डालेंगे किशोर अवस्था, हेडिंग डालेंगे मेरे भाई किशोर अवस्था। दिख रहा है सभी को? नहीं? ठीक है, अब दिख रहा है? हाँ, लिखेंगे किशोर अवस्था। किशोर अवस्था, इस किशोर अवस्था में लिखेंगे मैं, किशोर अवस्था में लिखेंगे लिखेंगे जीवन काल की वह अवधि, लिखेंगे जीवन काल की वह अवधि जिसमें, लिखेंगे जीवन काल की वह अवधि जीवन काल की वह अवधि जब, जब क्या होगा बताओ? जीवन काल की कौन सी अवधि मेरे भाई? जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं, लिखेंगे जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं। कौन से परिवर्तन होंगे? जिनके कारण जनन की परिपक्वता आती है। किसकी परिपक्वता आती है? जनन परिपक्वता आती है। तो लिखेंगे ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप, लिखेंगे जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, इनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। जनन परिपक्वता आती है के परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। क्या कहलाती है भाई? बताओ क्या कहलाएगी? किशोर अवस्था कहलाती है। लिखेंगे इसमें परिपक्वता आती है किशोर अवस्था कहलाती है। किशोर अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है बताओ? किशोर अवस्था कहलाती है। आ गई बात समझ में? बताओ, जीवन काल की वह अवधि, जो अपना जीवन चल रहा है मेरे भाई, इसमें एक ऐसा समय आता है, एक ऐसी अवधि आती है, एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जब जब क्या होगा? शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है? किशोर अवस्था कहलाती है। लिखेंगे अब, ठीक है। यौवन आरंभ भी लिख लेंगे। देखो किशोर अवस्था को यौवन आरंभ भी बोलते हैं, ठीक है, लेकिन इसके लिए मैं अलग से लिखा रहा हूं, तो लिखेंगे यौवन आरंभ। यौवन आरंभ मतलब कि युवा होने के लिए यौवन आरंभ, ठीक है, लिखेंगे यौवन आरंभ, लिखेंगे यौवन आरंभ।
यौवनारंभ में लिखेंगे यौवनारंभ, इसमें लिखेंगे किशोरावस्था की वह अवधि, लिखेंगे मेरे भाई इसमें किशोर अवस्था की वह अवधि लिखेंगे किशोर अवस्था की, यौवनारंभ में लिखेंगे किशोर अवस्था की वह अवधि, किशोर अवस्था की वह अवधि जिसमें किशोर अवस्था की वह अवधि जिसमें जनन ऊतक जनन ऊतक परिपक्व होना आरंभ कर देते हैं। जनन ऊतक परिपक्व होना आरंभ कर देते हैं, लिखेंगे यौवन आरंभ कहलाता है। ठीक है, लिखेंगे यौवन आरंभ कहलाता है। यौवन आरंभ कहलाता है। ठीक है, चलो किशोरावस्था लिख दिया यहाँ पे, अब लिखेंगे यौवनारंभ का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन, लिखेंगे यौवनारंभ का सबसे यौवनारंभ का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लड़के एवं लड़कियों में लड़के एवं लड़कियों में, लिखेंगे जनन क्षमता का विकास होना है। लड़के एवं लड़कियों की, लिखेंगे लड़के एवं लड़कियों की, लड़के एवं लड़कियों जनन क्षमता का जनन क्षमता का विकास होना है। जनन क्षमता का क्या है मेरे भाई, विकास होना है। ठीक है, लिखेंगे यौवन आरंभ की शुरुआत,
लिखेंगे यौवनारंभ की शुरुआत, कि यौवनारंभ जब होगा तो कौन कौन से परिवर्तन देखने को मिलेंगे, लड़कों में क्या परिवर्तन होगा और लड़कियों में क्या परिवर्तन, मतलब लड़कियों में क्या परिवर्तन होगा। तो किशोर अवस्था को समझेंगे पहले। तो किशोर अवस्था क्या है मेरे भाई, एक पूरी अवस्था है, जैसे कि मान लो ये मतलब ऐसे चलता है 6-7 साल का गैप, कितने साल का, जैसे भाई जब बच्चा पैदा हुआ उसके बाद में मान लो 2-3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, तो वो शिशु था, 1-2 साल का था तो शिशु था, फिर वो बच्चा हो गया। अब बच्चा कब तक बड़ा होगा, 14 साल तक। तो एक टाइम पीरियड हो गया, एक टाइम पीरियड का मतलब एक अवधि हो गई, एक लंबा समय हो गया कि भाई जैसे मान लो 4 साल से और 14 साल तक 10 साल का गैप हो गया। ऐसे ही किशोर अवस्था चलती है। तो इस किशोर अवस्था में जैसे मान लो 14 साल से और ये चलता है मान लो 22 साल तक, 21 साल तक, 21-22 तक चलता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, जब ये 21-22 तक चलता है, अब कोई बोलेगा गुरुजी 18 तक भी चलता है, मेरे भाई 18 तक भी चलता है, 20 तक भी चलता है, 22 तक भी चलता है। मैं सारी चीजें बताने वाला हूं कि किसमें कितने साल तक चलेगा, किसमें कितने साल तक नहीं चलेगा। लड़कियों में कैसे जनन परिपक्वता पहले आ जाती है और लड़कों में बाद में आती है। इसलिए तुमने देखा होगा कि जो शादी करते हैं उसमें लड़के की उम्र ज्यादा रहती है 21 साल, लेकिन लड़कियों की उम्र 18 साल। क्यों? क्योंकि लड़कियों में जनन परिपक्वता पहले आ जाती है, लड़कियों में क्या आ जाती है, जनन परिपक्वता पहले आ जाती है और लड़कों में बाद में आती है, ठीक है। 2-3 साल का गैप रहता है। अभी सारी चीजें लिखाऊंगा, एक एक चीज को समझने का प्रयास करेंगे। पहले किशोर अवस्था को समझेंगे कि भाई एक टाइम पीरियड हो गया, जैसे मान लो 14 साल से हमने माना कि भाई जो 14 साल है, 14 साल से जो ज्यादा उम्र का हो गया, 14 साल से और 20 साल तक मान लेते हैं अपन, एवरेज ले लेते हैं, ठीक है। 14 साल से 20 साल तक, तो जो 14 साल के बाद में 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ऐसे 6-7 साल का गैप हो गया। इस 6-7 साल में, इस 6-7 साल में यौवनारंभ, यौवनारंभ का मतलब है कि यौवन शुरू हो जाता है। यौवन का मतलब आदमी युवा होने लग जाता है। तो वो कौन सी साल में होगा, कई कई तुमने देखे होंगे कि वो 14 साल में भी बालक से की तरह लगते हैं, 15 साल में बालक की तरह लगते हैं, 16 साल में बालक की तरह लगते हैं, 17 साल में बालक की तरह लगते हैं, बालक की तरह बिहेव करते हैं, 18 साल में भी बालक की तरह मतलब व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे 19 और 20 हुए, वो एकदम से ऐसे मतलब ऐसे परिवर्तन होता है, जैसे तुम देखोगे यार क्या होगा है, देखते हो तुम कि यार इसके क्या हो गया, इसके नहीं, उसका परिवर्तन हुआ है। तो एक परिवर्तन, अब उसका यौवनारंभ कब हुआ गुरुजी, 18-19 साल के में। तुम देखोगे कि कभी कभी 14-15 साल के लड़के ऐसे लगता है जैसे पता नहीं 18-19 साल का है, 20 साल का है। तो उनका यौवनारंभ कब हो गया, 14 साल में हो गया, ठीक है, 15 साल में हो गया। तो देखो किशोर अवस्था क्या है, पहले तो ये समझेंगे, जीवन काल की वह अवधि जब शरीर में ऐसे परिवर्तन होते हैं जिनके परिणाम स्वरूप जनन परिपक्वता आती है। क्या आती है, जनन परिपक्वता आती है, किशोर अवस्था कहलाती है। अच्छा, ये किशोर अवस्था कहलाती है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखेंगे यौवनारंभ, किशोर अवस्था की वह अवधि, मतलब इस किशोर अवस्था में भी एक टाइम होता है जिसमें जनन उतक परिपक्व होना आरंभ कर देते हैं। क्या कहलाता है, यौवनारंभ कहलाता है। यौवनारंभ का सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास होना है। कितना कब क्या होना है मेरे भाई, लड़के एवं लड़कियों की जनन क्षमता का विकास होना है, ठीक है। चलो आगे लिखेंगे इसी में कि अब लड़कों में क्या परिवर्तन, इसमें लिखेंगे यौवनारंभ की शुरुआत। जो यौवनारंभ की शुरुआत होगी उसमें लड़कों में क्या परिवर्तन होंगे और लड़कियों में क्या परिवर्तन होंगे, दोनों के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है। देखो मैं आराम आराम से एक एक चीज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं मेरे भाई, समझने का प्रयास करना, ठीक है। चलो लिखेंगे यौवनारंभ की शुरुआत, आ जाएगा भाई, दो दो, कोशिश करते हैं। लिखेंगे यौवनारंभ की शुरुआत, लो लिखेंगे मेरे भाई यौवन आरंभ की शुरुआत, लिखेंगे यौवन आरंभ की शुरुआत, दिख रहा है, हाँ लिखेंगे यौवन आरंभ की शुरुआत। यौवन आरंभ की शुरुआत, यौवन आरंभ की शुरुआत। अच्छा अब इसमें देखेंगे, इसमें लिखेंगे अब कैसे पता चलेगा कि शुरुआत हुई या नहीं हुई।
यौवन आरंभ की शुरुआत हुई या नहीं हुई, तो ये तो परिवर्तन देखने से पता लगेगा मेरे भाई। किससे पता लगेगा? परिवर्तन से। तो लिखेंगे लड़कों लड़के एवं लड़कियों में, लिखेंगे लड़के एवं लड़कियों में लड़के एवं लड़कियों में, लड़के एवं लड़कियों में, लिखेंगे यौवनारंभ, लड़के एवं लड़कियों में यौवनारंभ निम्न परिवर्तनों के साथ होता है। लिखेंगे लड़के एवं लड़कियों में यौवनारंभ निम्न परिवर्तनों के साथ आरंभ होता है। लड़के एवं लड़कियों में यौवनारंभ निम्न परिवर्तनों के साथ आरंभ होता है। आरंभ होता है। अब कौन कौन से है? तो लिखेंगे लड़कों में क्या परिवर्तन आता है, लड़कियों में क्या परिवर्तन आता है। तो लिखेंगे लड़कों में परिवर्तन। ठीक है, लिखेंगे लड़कों में परिवर्तन। अब लड़कों में जो जो परिवर्तन आएगा, अगर ऐसा परिवर्तन दिख रहा है तो तुम समझ लेना कि मेरे भाई इसके क्या हो रहा है, यौवन आरंभ की शुरुआत हो गई है, किशोर अवस्था से क्या हो गया भाई, यौवन आरंभ में आ चुका है। लिखेंगे लड़कों में परिवर्तन। अब लड़कों में परिवर्तन लिखेंगे कौन कौन से होते हैं मेरे भाई। ठीक है, लिखेंगे लड़कों में परिवर्तन, लिखेंगे लड़कों में परिवर्तन। लड़कों में क्या क्या परिवर्तन होते हैं इसके बारे में लिखेंगे अब। ठीक है, लड़कों में परिवर्तन लिखेंगे कि दाढ़ी मूछ का आना। भाई क्या क्या परिवर्तन होते हैं? दाढ़ी मूछ आ जाती है, आवाज में भारीपन आ जाता है। ठीक है, उसके अलावा क्या आ जाता है भाई, कांख में बाल आ जाते हैं, गुप्तांगों में बाल आ जाते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है, आगे लिखेंगे, लिखेंगे इसमें, लिखेंगे दाढ़ी मूछ का आना, लिखेंगे दाढ़ी मूछ का आना आवाज में भारीपन, आवाज में भारीपन दिख रहा है मेरे भाई, दाढ़ी मूछ का आना, आवाज में भारीपन। लिखेंगे कांख एवं जननांग क्षेत्रों में, लिखेंगे कांख एवं जननांग क्षेत्रों में बाल आना, लिखेंगे। और इसमें और क्या हो जाता है, त्वचा तैलीय हो जाती है तथा त्वचा का तैलीय हो जाना आदि। हाँ,
तैलीय हो जाना आदि। ठीक है, अब लड़कियों में क्या परिवर्तन आएंगे, देखो लड़कियों में क्या होगा मेरे भाई, बताओ, आवाज का पतला होना। ठीक है, उसके अलावा उनके क्या होने लग जाते हैं भाई, स्तनों के आकार में वृद्धि होने लग जाती है। ठीक है, स्तनों के आकार में क्या होने लग जाती है, वृद्धि होने लग जाती है। ठीक है, चलो लिखेंगे, लिखेंगे लड़कियों में परिवर्तन, लिखेंगे लड़कियों में परिवर्तन। लड़कियों में परिवर्तन में लिखेंगे, जैसे इसमें लिखेंगे मेरे भाई स्तन के आकार में वृद्धि होना, स्तनों के आकार में क्या होगी मेरे भाई, वृद्धि होना, कोमा लगा के लिखेंगे, आवाज में पतलापन, आवाज में क्या होगा मेरे भाई, पतलापन होगा, आवाज में क्या होगा, पतला। इसमें भी लिखेंगे कांख एवं जननांग में मतलब कांख एवं जननांग क्षेत्रों में बालों का आना, लिखेंगे मेरे भाई कांख एवं कांख एवं जननांग क्षेत्रों में लिखेंगे बालों का आना, बालों का आना, बाल क्षेत्रों में बालों का आना, त्वचा का तैलीय होना, लिखेंगे त्वचा का तैलीय होना, क्या लिखेंगे, त्वचा का तैलीय होना, कोमा लगाकर लिखेंगे रजोधर्म का शुरू होना, लिखेंगे रजोधर्म प्रारंभ होना, तथा जंघा की हड्डियों का जंघा की हड्डियों का चौड़ा होना आदि, जंघा की हड्डियों का चौड़ा होना आदि, जंघा की हड्डियों का चौड़ा होना आदि। ठीक है मेरे भाई, ठीक है, चलो सही कर दूं एक बार इसको, फिर समझाता हूं। है सभी को, ठीक है, चलो देखेंगे मेरे भाई, उतारेंगे एक बार सभी, जल्दी उतारेंगे। चलो देखो, यहां तक मैंने समझा दिया था, यौवन आरंभ की शुरुआत,
लड़के एवं लड़कियों में यौवन आरंभ जो है वो निम्न परिवर्तनों के साथ आरंभ होता है मेरे भाई। किसके साथ होता है? निम्न परिवर्तनों के साथ। अब गुरुजी परिवर्तन तो हमको पता ही नहीं है, तो मेरे भाई पहले परिवर्तन देखते हैं कि कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। क्या दोनों में, लड़के और लड़कियों में एक जैसे परिवर्तन होते हैं क्या? नहीं, एक जैसे नहीं होते। कुछ होते हैं जो एक जैसे होते हैं, कुछ होते हैं जो अलग अलग होते हैं। ठीक है, अच्छा कौन कौन से परिवर्तन होते हैं दोनों में देख लेते हैं, जिससे अपना कंफ्यूजन ही दूर हो जाए। तो देखो मेरे भाई, लड़कों में जो परिवर्तन होते हैं, जो लड़के होते हैं उनमें क्या क्या परिवर्तन? दाढ़ी मूछ का। अच्छा पहले तो ये बताओ कि कोई बच्चा है, जैसे मान लो 5 साल का, 5 साल का बच्चा है आराम से मस्त, और जैसे तुमने देखा होगा कई मतलब लड़कियां भी होती है जिनको मतलब अपन क्या करते हैं, मतलब पैंट शर्ट पहना देते हैं, तो कोई समझता है लड़का है ये लड़की है, कोई पता ही नहीं लगा पाता, कंफ्यूज रहते हैं ना कि भाई ये लड़का है लड़की। क्यों? क्योंकि इसमें परिवर्तन ही नहीं देखने को मिलते। अगर परिवर्तन देखने को नहीं मिलते मतलब कि उसकी यौवनावस्था या किशोर अवस्था प्रारंभ नहीं हुई है। अगर किशोर अवस्था प्रारंभ होगी तो पता चल जाएगा। अब जैसे मैं कहूं एक लेडीज है और एक मतलब अपने पास क्या है, मतलब एक लड़का और एक लड़की है। ठीक है, अब लड़के लड़की में तो फर्क दिख जाएगा। अब तुम कहोगे नहीं गुरुजी की तो बेबी कटिंग करवा दी, वहां भी छोरी सी लगा। अरे नालायक को दिख जाता है। ठीक है, कैसे? कि भाई एक तो छाती में उभार दिखता है। क्या दिखता है? छाती में उभार, मतलब स्तनों में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अच्छा और क्या क्या परिवर्तन हो जाते हैं? एक आवाज में पतलापन। अब तुम कहो गुरुजी हमारा तो एक इश्यू है जो मतलब बना आवाज भारी है। अरे नालायक को अपवाद हो सकते हैं, लेकिन जो मुख्यतः सामान्यतः जो परिवर्तन होते हैं ना उनकी बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, चलो देखो लड़कों में परिवर्तन, दाढ़ी मूछ का आना, जैसे मेरे दाढ़ी मूछ आ गई। आवाज में भारीपन, गुरुजी आपके तो नहीं है। अरे नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन है। ठीक है, आवाज में भारीपन है। कांख एवं जननांग क्षेत्रों में बालों का आना, मतलब जो हमारे कांख है और जो गुप्तांग है मेरे भाई, जो गुप्तांग है उनमें क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं। त्वचा का तैलीय हो जाना, देखो चमक रही है ना इस तरीके से, तेली टाइप में तेल सा, है ना, तो त्वचा का तैलीय हो जाना। ये किसके उदाहरण, ये किसके लिए है? लड़कों में। अच्छा लड़कियों में क्या क्या परिवर्तन? स्तनों के आकार में वृद्धि होना, मतलब कि जो वक्ष स्थल है मेरे भाई, जो छाती है उसका आगे की तरफ बढ़ना या स्तनों के आकार में वृद्धि होना। दूसरा, आवाज में पतलापन। अब आवाज में पतलापन कैसे? तुम देखना स्कूलों में जब प्रार्थना बोलती है, स्कूलों में जब प्रार्थना बोलती है तो लड़कियों को ही बुलाया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी आवाज पैनी होती है। अब वो 5 तो आगे खड़ी कर देते हैं, 5 अग्रसर और बाकी के सारे सारे, तो वो नाक ही नाक से बोलती है दान ऐसे, तो आवाज में क्या आ जाता है, उनके पतलापन आ जाता है। वो नाक से नहीं बोलते मेरे भाई, बुरा मत मानना कोई भी, है ना। तो आवाज में क्या आ जाता है? पतलापन आ जाता है। कांख एवं जननांग क्षेत्रों में क्या आ जाता है? बालों का आना, त्वचा का तैलीय होना, रजोधर्म प्रारंभ होना। अब ये रजोधर्म क्या है? रजोधर्म का मतलब है मेरे भाई पीरियड्स प्रारंभ हो जाते हैं। तुमने सुना होगा कि भाई इसके पीरियड्स चल रहे हैं वगैरह, मतलब ऐसे। ठीक है, कोई कहता है कि मतलब इसका मतलब मंथ चल रहा है, मतलब इसकी डेट आ गई है, डेट आना, रजोधर्म चलना, है ना। एक एमसी भी बोल देते हैं, पता नहीं क्या क्या, बहुत सारे नाम है इनके, है ना। अब अलग अलग हिंट होते हैं अलग अलग के ना, तो इसको बोलते हैं रजोधर्म। क्या बोलते हैं? रजोधर्म। ठीक है, इसको मासिक चक्र भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मासिक चक्र। मासिक चक्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हर मंथ में क्या होता है मेरे भाई, हर मंथ आते हैं। अच्छा ये आते क्यों हैं, इनके बारे में भी चर्चा करेंगे कि ये पीरियड्स आते क्यों हैं। क्या ऐसा नहीं है कि लड़कों के तो नहीं आते, लड़कियों के क्यों आते हैं? ठीक है, तो क्यों आते ये भी बात करेंगे। तथा जंगा की हड्डियों का चौड़ा हो जाना, जो तुम्हारे मेरे भाई यहां देखेगे तुम, कमर के नीचे का जो हिस्सा है वो क्या हो जाता है? चौड़ा हो जाता है। ठीक है, ये सारे अगर हो रहे हैं तो लड़कियों में क्या है? ये परिवर्तन है। किसके? किशोर अवस्था के, यौवन आरंभ के, कि भाई अब इनके यौवन आरंभ क्या हो चुके हैं, इनके यौवन आरंभ की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, अच्छा यौवन आरंभ कब से कब शुरू होता है, इनके बारे में भी अपन लिखेंगे एक नोट डालकर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत आई है तो बताएंगे मेरे भाई, यहां तक कोई चीज में दिक्कत आई है तो मुझे बताएंगे। अगर कोई दिक्कत नहीं आई है तो मैं आगे लिख रहा हूं। बताओ स्टार्ट करूं आगे? आगे स्टार्ट करूं? लिखेंगे अगले अगले लिखे, आगे लिखेंगे मेरे भाई, आगे लिखेंगे। लो आगे लिखेंगे मेरे भाई। चलो इसमें लिखेंगे मेरे भाई, नोट डालेंगे, नोट डालकर लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नोट डालकर देखो, नोट डालकर लिखेंगे लड़कियों में यौवनारंभ, दिख रहा है? नहीं, अब दिख रहा है? हाँ दिख रहा, तो लिखेंगे नोट। लिखेंगे लड़कियों में यौवनारंभ
लड़कियों में यौवनारंभ 12 से 14 वर्ष में होता है। लड़कियों में यौवनारंभ 12 से 14 वर्ष में आरंभ होता है। जबकि 13 में 13 से 15 वर्ष की आयु में की आयु में आरंभ होता है। ठीक है, तो यौवन आरंभ देखो लड़कियों में तो कब हो जाता है, 12 से 14 वर्ष में ही हो जाता है। बारह से 14 वर्ष में आरंभ हो जाता है, जबकि लड़कों में 13 से 15 वर्ष की आयु में आरंभ होता है। अब लिखेंगे द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षण। लिखेंगे द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षण। ठीक है, अब ये द्वितीय के गौण लैंगिक लक्षण क्या होते हैं? जैसे ही मेरे भाई किशोर अवस्था होती है तो देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जनन अंग कौन कौन से होंगे। तो मेरे भाई जो लड़का होता है उसमें होते हैं वृषण, और जो लड़की होती है उसमें होती है अंडाशय। तो वृषण और अंडाशय के कारण जो परिवर्तन आएंगे, वृषण और अंडाशय के कारण क्या होंगे, जो वृषण तो क्या करेगा मेरे भाई, शुक्राणु पैदा करेगा, और अंडाशय क्या पैदा करेगा, अंडाणु। ठीक है, तो अंडाणु और शुक्राणु के उत्पादन से जो भी मतलब परिवर्तन होंगे उनको बोलेंगे हम द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षण। पहले लिखेंगे फिर एक बार फिर से समझाता हूं। ठीक है, चलो चलो लिखेंगे इसमें द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षण। लिखेंगे द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षण। लिखेंगे द्वितीयक या लिखेंगे द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षण। लिखेंगे द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षण। द्वितीयक या गौण लैंगिक लक्षण। ठीक है, इसमें लिखेंगे गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण है मेरे भाई। लिखेंगे गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण है। लिखेंगे गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण है। गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण है जो
गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण है जो कौन उत्पन्न करता है मेरे भाई, वृषण और अंडाशय, अंडाणु और शुक्राणु उत्पन्न करते हैं। तो गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण हैं जो, लिखेंगे जो यौवनारंभ के दौरान, गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण हैं जो यौवनारंभ के दौरान यौवनारंभ के दौरान यौवनारंभ के दौरान लक्षण दिख रहा है। यौवनारंभ के दौरान वृषण, लिखेंगे वृषण एवं अंडाशय, वृषण एवं अंडाशय शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं। अंडाणु उत्पन्न करते हैं, ठीक है मेरे भाई। कौन उत्पन्न करेगा, अगर अंडाणु उत्पन्न करेंगे। मेरे भाई ध्यान से समझेंगे कि गौण लैंगिक लक्षण या द्वितीयक लक्षण वे लक्षण है जो यौवन आरंभ के दौरान वृषण एवं अंडाशय, शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं, ठीक है मेरे भाई। जो ये उत्पन्न करेंगे उन्हीं को बोलेंगे गौण लैंगिक लक्षण, लिखेंगे। तथा लड़कियों में, नहीं तथा नहीं लिखेंगे, एक मिनट रुकेंगे। गौण लैंगिक लक्षण वे लक्षण जो लिखेंगे लड़कियों में, लिखेंगे लड़कियों में लड़कियों में, लिखेंगे लड़कियों में स्तनों का विकास होना, लड़कियों में स्तनों का स्तनों का विकास होने, लड़कियों में स्तनों का विकास होने, लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है तथा लड़कों के चेहरों पर बाल आ जाते हैं, अर्थात अर्थात दाढ़ी मूछ आने लग जाते हैं, दाढ़ी मूछ दाढ़ी मूछ आने लग जाते हैं। बट भाई कॉल आ रहा है किसी
हेलो, हेलो, चलो अभी खा जा। रोटी खाओ नीलम, क्लास चल रही। ठीक है भाई, चलो। घर से कॉल आ गया था भाई खाना खाने के लिए, है ना, बारिश भी आ रही है। चलो लिखेंगे यहाँ पे देखो, तथा लड़कों के चेहरों पर बाल आ जाते हैं, अर्थात दाढ़ी मूछ आने लग जाते हैं। ठीक है, दाढ़ी मूछ आने लग जाते हैं। दाढ़ी मूछ आने लग जाते हैं, ठीक है। लिखेंगे ये लक्षण ये लक्षण ये लक्षण ये लक्षण लड़के व लड़कियों को आवाज आ रही है ना मेरे भाई? हाँ, ये लक्षण लड़के व लड़कियों को पहचानने में सहायता करते हैं। ये लक्षण लड़के व लड़कियों को पहचानने में सहायता करते हैं। अतः इन्हें इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। क्या कहा जाता है मेरे भाई? गौण लैंगिक लक्षण कहा जाता है। तो इन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। लक्षण कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं इनको? गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं, ठीक है। चलो अब इसके बाद में लिखेंगे अपन, के बाद में लिखेंगे रजोदर्शन, रजोधर्म, मासिक चक्र, पीरियड्स, डेट, एमसी, जो भी तुम्हारे समझ में बैठे उस चीज को लिखेंगे, ठीक है ना। मेरा उद्देश्य तुम्हें समझाना है, ठीक है। किताब में जो दिया हुआ है, रजोदर्शन दे सकता है, रजोधर्म दे सकता है, मासिक चक्र दे सकता है, ठीक है। तो तीनों के बारे में लिखेंगे। चलो लिखेंगे आगे इसी में। ठीक है, चलो लिखेंगे इसमें मेरे भाई। लिखेंगे रजोधर्म,
या रजो दर्शन लिख लेंगे, जो भी तुम्हारा मन हो। रजो दर्शन को रजो धर्म भी बोलते हैं मेरे। ठीक है, रजो दर्शन, रजो धर्म। रजो दर्शन, रजो धर्म, मासिक चक्र। देखो मेरे भाई, मैं तुम्हें बिल्कुल डिटेलली और ओपनली पढ़ाना चाहता हूं, ठीक है। इस चैप्टर में ऐसा कोई चीज नहीं रहनी चाहिए, देखो ये नॉलेज भी जरूरी है, ठीक है ना। मैं ऐसी कोई चीज नहीं छोड़ूंगा जो तुम्हारे समझ में नहीं आनी है। सारी चीजें मैं एक एक चीज को अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं, और इसको गलत तरीके से ना लेकर एकदम ये सोच के चलना कि हमको कुछ सीखने को मिल रहा है, और ये चीजें तुम्हें बहुत फायदेमंद होंगी, देखना, ठीक है। चलो, किस तरीके से होंगी ये तुम्हें अभी पता नहीं चलेगा, ठीक है, लेकिन तुम आते आते तुम अपनी सारी चीजों को समझ चुके होंगे। ठीक है, चलो इसमें लिखेंगे यौवनारंभ के समय, यौवनारंभ के समय यौवनारंभ के समय लिखेंगे, रजो दर्शन में लिखेंगे यौवनारंभ के समय रजो धर्म, लिखेंगे यौवनारंभ के समय रजो धर्म, रजो धर्म को लिखेंगे साइकिल, यौवनारंभ के समय रजो धर्म के रजो धर्म के आरंभ को रजो धर्म, रजो दर्शन कहते हैं, ठीक है, लिखेंगे यह यौवनारंभ के समय रजो धर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी के आरंभ को रजो दर्शन कहते हैं। यह 12 से 14 वर्ष की युवतियों में आरंभ हो जाता है, लिखेंगे यह 12 से 14 वर्ष की युवतियों में आरंभ हो जाता है, ठीक है, आरंभ हो जाता है।
आरंभ हो जाता है। ठीक है, अब इसमें से रजो दर्शन है, रजो निवृत्ति और लिख लेंगे। ठीक है, रजो निवृत्ति क्या है? अब देखो निवृत्ति का मतलब जैसे तुमने देखा है कोई रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट में लिखते हैं सेवानिवृत्ति। निवृत्ति का मतलब है उस काम से फ्री हो गया हो। तो रजो दर्शन का मतलब तो क्या है? दर्शन का मतलब दर्शन करना, मतलब कि ये स्टार्ट हो जाते हैं। कब से स्टार्ट हो जाते हैं? 12 से 14 साल की जो लड़कियां होती हैं, यहाँ पे मैंने युवतियां लिखा है क्योंकि यौवनावस्था प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, तो 12 से 14 वर्ष की जो युवतियां होती हैं उनमें आरंभ हो जाता है। हर मंथ आता है, इसलिए इसको मंथली साइकिल भी बोलते हैं। दूसरी बात, इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसलिए इसको एमसी भी बोला जाता है। ठीक है ना, अब एमसी का मतलब कुछ अलग मत निकाल लेना मेरे भैया ना। तो यौवन आरंभ के समय रजोधर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी के आरंभ को हम क्या बोलते हैं? रजो दर्शन कहते हैं। और ये कितने साल तक के लड़कियों में? 12 से 14 वर्ष से क्या हो जाता है? ये प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही 12 से 14 साल की लड़कियां होती हैं उनमें रजो दर्शन क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है, मतलब कि उनके पीरियड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनके मतलब जैसे अभी मान लो जो 12-13 साल, जो 14 साल में अभी एंट्री की है, 14 साल के बाद में मान लो 15 साल होती है, तो उनके एकदम से जब वो देखते हैं कि मतलब उनके क्या होने लगती है? ब्लडिंग होने लगती है। ठीक है, अब वो ब्लडिंग होने लगती है मेरे भाई, जब वो ब्लडिंग होती है तो उनको डर लगता है कि किस तरीके की, मतलब ये क्या समस्या आ चुकी है, ऐसा क्या हो गया। ठीक है, तो उनको मतलब थोड़ा अजीब लगता है। ऐसे में मेरा कहना ये है कि अपने माता पिता से बातचीत करें। माता पिता से मतलब माता से बातचीत करें। ठीक है, ये एक सामान्य घटना है, इसको कोई भी इतना हैवीली नहीं ले कि अरे पता नहीं क्या हो गया। जैसे अगर मान लो अभी तुम 10th क्लास में हो, 10th का मतलब कि तुम अभी मतलब ज्यादा से ज्यादा 14-15 की उम्र में ही चल रहे हो। ठीक है, मान लो कि तुम्हारा मतलब 14 से 15 साल की उम्र में तुम्हारा मतलब पीरियड्स आना स्टार्ट हुए, तो पीरियड्स आना कोई गलत बात नहीं है, एक अच्छी चीज है, अच्छी चीज है। और दूसरी बात इसमें अच्छा कैसे है? तो ये पीरियड्स जो आते हैं ये हमें जो गर्भ धारण के समय, जैसे ही लड़कियां मां बनती है तो उस गर्भ धारण के समय जो पेन होता है ना, उसको सहने का मतलब ये समझ लो, एक सहने के लिए मतलब पहले से ही लड़कियों को तैयार होना पड़ता है। ठीक है, उसी ये जो पीरियड्स है, देखो भगवान ने सारी चीजें अपने आप डिजाइन की हुई है कि कब किसको कैसे क्या करवाना है। ठीक है, तो जैसे ही मतलब अब जैसे अब बच्चे को होते ही दांत क्यों नहीं दिए जाते? क्यों? मतलब सारी चीजें मतलब है ना, अपने दांत क्यों दिए जाते हैं? अकल की डाढ़ क्यों उगती है बाद में, क्यों नहीं? सारी चीजें मतलब अपने आप में एक अलग फीचर लिए हुए हैं मेरे भाई, अलग फीचर लिए हुए हैं। तो हमें एक चीज यहां समझने की जरूरत है। यहाँ पे क्या चीज समझने की जरूरत है मेरे भाई? एक चीज ये समझने की जरूरत है कि पहली बात तो ये कि जो रजो दर्शन है, रजो धर्म है या फिर मासिक चक्र है, ठीक है, ये क्या होता है? जैसे लड़कियां होती हैं उनकी योनि से ब्लडिंग आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, उनकी योनि से क्या होने लग जाता है? ब्लडिंग आना स्टार्ट हो जाता है। जब ये ब्लडिंग आना स्टार्ट हो जाता है तो जो 14-15 साल की जो लड़कियां होती हैं वो अनजान होती है इन चीजों से, लेकिन जैसे ही उन्हें देखती है कि भाई ये कैसे ब्लडिंग कैसे हो रही है, तो वो घबरा जाती है। ठीक है, जब ये वाला जो टाइम होता है, रजो दर्शन वाला जो टाइम होता है, जो मासिक चक्र वाला जब मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, तो इसमें 5 से 7 दिन लड़कियों में चिड़चिड़ापन रहता है। ठीक है, उनको गुस्सा आने लगता है, उनको पता नहीं अजीब हरकतें, मतलब बहुत अलग अलग तरीके से मतलब वो बिहेव करने लग जाती है। ठीक है, उस समय मतलब मेरा कहना यह है कि अपन किसी और को सपोर्ट ना करते हुए अपने माता पिता के साथ रहें और अपने माता से उस चीज के बारे में डिस्कस करें, तो उसमें थोड़ा सा क्या है? फायदा है। ठीक है, चलो, उस समय लड़कियां अपने आप को बहुत अकेला फील करती हैं और उसमें कि मैं उसमें यही कहूंगा कि अपनी माता की गाइडेंस जरूर ले। ठीक है, चलो अब देखो मेरे भाई, ये रजो दर्शन तो हो गया, लेकिन अब आता है रजो निवृत्ति कि मतलब सर ये पीरियड्स आते ही रहते हैं क्या? क्या बुढ़ापे तक जब हम मरेंगे तब तक इतना ही रहेगा क्या? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता। तो कितने साल तक आते हैं ये मेरे भाई? जब 50 साल की उम्र हो जाती है, 40-50 साल की उम्र हो जाती है, एक टाइम पीरियड होता है, किसी के 40 में बंद हो जाते हैं, किसी के 50 में बंद हो जाते हैं। तो 40-50 की उम्र में मेरे भाई ये क्या हो जाते हैं? ये पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। क्या होने लग जाते हैं? पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। मैक्सिमम जो होता है ना मेरे भाई वो 50 साल की उम्र होता है। तो हम यहाँ पे यही लिखेंगे कि 50 साल की उम्र में जो ये पीरियड्स हैं, जो मतलब जो मासिक चक्र है, ये क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। और ये इस बंद होने को ही बोलते हैं रजो निवृत्ति। रजो निवृत्ति का मतलब है कि इस रजो धर्म से क्या हो जाता है मेरे भाई? निवृत्त हो जाता है। क्या हो जाते हैं? निवृत्त हो जाते हैं, मतलब इससे फ्री हो जाते हैं। अब ये साइकिल आना जाना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? देखो ध्यान से समझेंगे। ये 50 साल तक ही क्यों चलता है? तो मेरे भाई ये रजो दर्शन है, रजो धर्म है, ये क्या करते हैं? देखो मेरे भाई बात सुनेंगे, जब मतलब जो लड़कियों का गर्भाशय होता है, ठीक है, जहां पे भ्रूण होता है, मतलब जहां पे बच्चे पैदा होते हैं, जब ये निषेचन की क्रिया होती है, देखो ध्यान से समझेंगे, अगर कोई लड़की निषेचन नहीं कर रही है, निषेचन नहीं किया, मतलब निषेचन का मतलब है मेरे भाई सेक्स नहीं किया, तो लड़कियों में क्या होगा? जो शुक्राणु है वो पहुंचेगा नहीं, तो अंडाणु मतलब अपने आप का अकेला क्या करेगा? तो हमारे गर्भाशय में क्या होती है? क्लोटिंग बनती है। क्लोटिंग का मतलब है एक तरीके से, मतलब क्या बताऊं मैं,
क्लोटिंग का मतलब एक तरीके से थक्के होते हैं, थक्के का मतलब गाढ़ा गाढ़ा सा लिक्विड जमा हो जाता है, क्या हो जाता है उसकी परत पर, जो गर्भाशय की परत है उस पर लिक्विड जमा हो जाता है, एक तरीके से गाढ़ा गाढ़ा लिक्विड जमा हो जाता है, जिसको हम क्लोटिंग बोलते हैं, रक्त का थक्का बोलते हैं। लेकिन अब देखो ये क्या होता है, इस तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखो मैं समझा देता हूं, कल और लिखा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, चीजों को समझना है कि किस तरीके से क्या होता है। देखो ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, है ना। देखो इस तरीके से मेरे भाई ये क्या है, गर्भाशय है, मान के चलेंगे क्या है, गर्भाशय। यहां गर्भाशय में एक चीज ध्यान से समझेंगे कि यहां पे देखो ये गर्भाशय है मेरे भाई, यहां पे ऐसे समझो कि इस गर्भाशय में क्या हो गई है, क्लोटिंग हो गई है, रक्त जम जाता है। क्या जम जाता है, रक्त। गुरुजी रक्त के थक्के जमते क्यों हैं मेरे भाई, रक्त के थक्के जमते क्यों हैं, ध्यान से समझेंगे। यहां पे मान लो इस तरीके से मेरे भाई, इस तरीके से ये अपने पास योनि वाला द्वार है, क्या है, योनि वाला द्वार है, इस तरीके से योनि वाला द्वार है, ठीक है। अब देखो मेरे भाई यहां पे क्या होगा, जैसे ही मान लो अगर हमने यहाँ पे शुक्राणु को क्या करवाया मेरे भाई, यहाँ पे शुक्राणु गया, यहाँ पे शुक्राणु गया, तो मेरे भाई यहाँ पे मान लो अंडा है, क्या है, अंडा। अब ये शुक्राणु जो जाएगा, ये शुक्राणु जाते 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 इस अंडे के पास पहुंच जाएगा। अगर किसी लड़की ने या किसी लड़के, मतलब किसी लड़के और लड़की ने संपर्क बनाया है, एक दूसरे के साथ सेक्स किया है, तो ये शुक्राणु इस अंडाणु के पास चला जाएगा और यहाँ पे निषेचन की क्रिया होने लग जाएगी। क्या होने लग जाएगी, निषेचन की क्रिया होने लग जाएगी। निषेचन के मतलब अंडा मतलब पूरी तरीके से विकसित होने लग जाएगा। और ये क्या करेगा मेरे भाई, ये जो ये इसके पास में जो ब्लड है, ये इसको क्या कर लेगा मेरे भाई, ये ब्लड जो है ये इसी के पास रह जाएगा, इस अंडे के पास ही रह जाएगा, और इस अंडे को पोषित करने में क्या कर देगा, अपना पूरा का पूरा मतलब जो रक्त है वो उसको इसमें पोषित करने में लगा देगा। ये जो रक्त की जो क्लोटिंग जमी हुई थी, ये इस अंडे को, अगर किसी ने सेक्स किया है, ध्यान से समझेंगे, अगर किसी लड़की ने सेक्स किया है, ठीक है, तो अब देखो अगर लड़की ने सेक्स किया है तो मेरे भाई ये जो अंडा है ये परिपक्व होने लग जाएगा, अंडा परिपक्व होने लग जाएगा, धीरे धीरे पकने लग जाएगा, मतलब कि तुम्हें ये लग जाएगा कि मेरे भाई अब प्रेग्नेंट होने वाले हैं। तो अब मेरे भाई जो ब्लड की क्लोटिंग थी ना, ये ब्लड की क्लोटिंग क्या करेगी, ये जो अंडा बना था, ये जो अंडा था जहां पे शुक्राणु और अंडाणु मिल चुके थे, इस अंडे को पोषित करेगी। पोषित का मतलब इसके भरण पोषण के लिए लग जाएगा ये सारा का सारा। अब अगर भरण पोषण के लिए लग जाएगा तो मेरे भाई, अगर भरण पोषण के लिए लग गया तो ये क्या ब्लड जाएगा, क्या ये ब्लड बाहर आएगा क्या, तुम बोलोगे नहीं गुरुजी ब्लड बाहर नहीं आएगा। इसीलिए तुम देखा करो कि जो पीरियड्स होते हैं, ध्यान से समझेंगे मेरे भाई, सभी समझेंगे, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जैसे पीरियड्स होते हैं उस टाइम पे हमको सेक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्यों नहीं करना चाहिए मेरे भाई, ध्यान से समझेंगे। इनका एक टाइम पीरियड होता है, कब से कब तक करना चाहिए, कब से कब तक नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो पीरियड्स से मतलब ऐसे समझ लो कि जैसे पीरियड्स मतलब छोड़ो, तुम्हें वो चीजें नहीं सिखानी, नालायक हो। देखो ध्यान से समझेंगे, चलो समझ लो। देखो मेरे भाई पीरियड्स से 7-8 दिन बाद में, पीरियड्स से 7-8 दिन बाद में, मतलब 12 दिन, 7 से 8 नहीं, 7 से 12 दिन, 7 से 12 दिन मतलब 7वें दिन से 12वें दिन तक का ये टाइम होता है। इस टाइम में कभी भी सेक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात क्या, क्यों नहीं करना चाहिए गुरुजी, इस टाइम पे इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे भाई जो पीरियड्स आने के बाद में जो 7वां दिन है, उस टाइम तक जो ये ब्लड की क्लोटिंग होती है, ये ब्लड की क्लोटिंग क्या आ जाती है, बाहर आ जाती है। ब्लड की क्लोटिंग 5 से 7 दिन में क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। मतलब कि जो पीरियड्स आने होते हैं वो 4-5 दिन तक या 3, देखो किसी के 3 दिन भी आते हैं, किसी के 5 दिन भी आते हैं, किसी के 7 दिन भी आते हैं, ठीक है। तो 7 से 12वें दिन के बीच में अब ये पूरा जो ब्लड था, ये जो क्लोटिंग थी वो तो हट गई। अब यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही तुमने मतलब क्या किया, सेक्स किया, क्या किया मेरे भाई, सेक्स किया, तो अब मेरे भाई ये 12 दिन के बाद में कर लेना चाहिए, लेकिन 7 से 12 दिन में नहीं करना चाहिए। देखो ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, गलत लिख दिया मैंने, चलो ठीक है अभी देखेंगे, पहले इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। देखो समझने का प्रयास करेंगे, वो सारी चीजें मैं बता दूंगा, कब करना है कब नहीं करना, अभी अपन को इस पे फोकस करना है। अभी कल मैं जब रजो निवृत्ति कराऊंगा तो इसके बारे में और पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। अब देखो ये क्या हो गई, जैसे अब इसने ब्लड क्लोटिंग तो काम आ गई, अगर लेकिन मान लो अगर किसी लड़की ने सेक्स किया ही नहीं, अगर किसी लड़की ने सेक्स किया ही नहीं मेरे भाई, सेक्स नहीं किया, तो इस तरीके से जो तुम्हारा अंडा है, जो तुम्हारा गर्भाशय है मेरे भाई, जो तुम्हारा गर्भाशय है मेरे भाई, इसमें कोई भी मतलब ये जो क्लोटिंग है ये कोई काम आएगी क्या, तुम बोलोगे गुरुजी कोई काम नहीं आएगी। अगर ये क्लोटिंग काम नहीं आएगी तो मासिक चक्र में क्या होगा, हार्मोन जब रिलीज होंगे तो ये जो ब्लड है ये भी क्या आने लग जाएगा मेरे भाई, बाहर आने लग जाएगा। ब्लड भी क्या होने लग जाएगा, बाहर आने लग जाएगा।
तुमने देखा है कई बार कि अगर किसी के पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, अगर ध्यान से समझेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी के 1 महीने में पीरियड्स नहीं आए, 1 महीने में पीरियड्स नहीं आए तो इसका मतलब ये है कि मेरे बच्चा है, हमने तो सेक्स भी नहीं किया सर, हमको पता ही नहीं कैसे क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होता मेरे भाई। किसी किसी के क्या होता है, हार्मोनल्स मतलब जो हार्मोन होते हैं वो सही तरीके से काम नहीं करते, हार्मोन बैलेंस नहीं होते। जब हार्मोन बैलेंस नहीं होते तो ये जो पीरियड्स है वो टाइम से नहीं आ पाते। टाइम से नहीं आते इसलिए क्या होता है मेरे भाई, अगर टाइम से नहीं आते तो कई बार तो क्या है, किसी किसी के 1 महीना चला जाता है, किसी के 2 महीने चले जाते हैं, किसी के 3 महीने चले जाते हैं। इस बीमारी को बोलते हैं पीसीओडी। क्या बोलते हैं? पीसीओडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीसीओडी। ये ज्यादातर क्या होता है, जो फैट महिलाएं होती हैं, जो मतलब मोटी लड़कियां होती हैं, उनमें ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन आजकल अगर तुम केस देखोगे तो वो 99 मतलब 95% प्रत्येक लड़की में मिल जाएगा मेरे भाई। ये जो पीसीओडी की समस्या है ये 95 लोगों के मतलब 100 में से 95 महिलाओं के मिल जाएगी। तो ये नॉर्मल बीमारी है, इसका इलाज है डाइट ले, हेल्दी मतलब पूरी तरीके से हेल्दी डाइट ले, ठीक है। हेल्दी डाइट के साथ साथ क्या करें मेरे भाई, एक्सरसाइज करें, योगा करें, उसके साथ साथ डॉक्टर की सलाह भी लेते रहे, ठीक है। तो ये पीसीओडी, अब गुरुजी इसकी सलाह नहीं लेंगे तो क्या होगा, अगर तुम पीसीओडी की सलाह नहीं ले रहे और तुम्हारे टाइम से पीरियड्स नहीं आ रहे हैं तो मेरे भाई जब तुम प्रेग्नेंट होगी, जब तुम प्रेग्नेंट होगी, लड़कियां जब प्रेग्नेंट होंगी तो मेरे भाई ये जो पीसीओडी की समस्या है ये बड़ा रूप ले लेगी। या तो ये बच्चे मतलब या तो मतलब बच्चा लगने ही नहीं देंगे, बच्चा लगने ही नहीं देंगे, मतलब बच्चा होगा ही नहीं पहली बात तो, अगर हुआ भी तो बहुत सारी ढेर सारी समस्याएं हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, अगर किसी के 1 मंथ या 2 मंथ या 3 मंथ में आते हैं तो वो डॉक्टर से सलाह ले। देखो ये सारी चीजें ऐसा नहीं है कि मतलब ये चीजें गलत है, ये भाई हमारे शरीर की चीजें अगर हो रही है तो हम क्या कर सकते हैं, इनमें कुछ नहीं कर सकते। तो हमें इनके बारे में खुलकर बातें करनी चाहिए, ठीक है ना। चलो तो पता चल गया पीरियड्स क्यों आते हैं, कैसे आते हैं। चलो अब आगे देखेंगे मेरे भाई, अब आगे देखेंगे, ठीक है। चलो एक बार मैं देख लेता हूं टाइम कितना हो गया, फिर तुम्हें 3-4 क्वेश्चन। टाइम तो ज्यादा हो गया मेरे भाई, 1 घंटा 6 मिनट हो गया, आज पता ही नहीं चला। चलो कल इसको मैं समझा दूंगा मेरे भाई, है ना, कल मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है मेरे भाई, कल मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है ना, कल मैं इसको समझा दूंगा। और देखो कल अपन पढ़ेंगे, कल रजो निवृत्ति, क्या पढ़ेंगे, रजो निवृत्ति। देखो और मैंने ये तुम्हारे प्रश्न रहे मेरे भाई, यहां पे देखो मैंने ये लिख दिया कि अम्ल व क्षार के भौतिक व रासायनिक गुणधर्मों को समझाइए, ठीक है ना। ये गुणधर्म है मेरे भाई, क्या है, गुणधर्म, क्या है ये, गुणधर्म है, ठीक है। रासायनिक गुणधर्मों को समझाइए। रासायनिक गुणधर्मों को समझाइए। ये 4 नंबर का है मेरे भाई, शब्द सीमा जो होगी 100 से 120, ठीक है। गुरुजी शब्द सीमा का हमें पता ही नहीं चलता, क्या एक एक अक्षर को गिनेंगे क्या, नहीं मेरे भाई, जो बोर्ड की कॉपी आती है वो इस तरीके से चौड़ी आती है। हम ये मान के चलते हैं कि मेरे भाई एक लाइन में 10 अक्षर आ जाते हैं, तो तुम्हें इसमें 10 से 12 लाइनें। अच्छा टाइम कितना है, 7 मिनट, कितना है, 7 मिनट, ठीक है। ये मैक्सिमम टाइम दिया है मेरे भाई मैंने 7 मिनट, तुम्हें सोचने का, लिखने का, अच्छी अच्छी राइटिंग में, ठीक है ना। तो ये 7 मिनट का है। दूसरा देखो अम्ल वर्षा से पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके रोकथाम के उपाय। तो अम्ल वर्षा कैसे होती है उसके बारे में बता देंगे एक बार, फिर इसका पर्यावरण में क्या प्रभाव पड़ता है, इसको हम किस तरीके से क्या कर सकते हैं, रोकथाम कर सकते हैं, इसकी रोकथाम कैसे कर सकते हैं। 4 नंबर का है, वही शब्द सीमा 80 से 100। टाइम कितना है, मैंने इसमें 6 मिनट दिया है, बहुत मैक्सिमम टाइम दिया है मेरे भाई, तुम इनसे पहले ही कर लेना, 5-5 मिनट में ही कर दोगे, ठीक है। आ जाओ, पीएच मापने के लिए कौन कौन से पदार्थ उपयोग में लिए जाते हैं, पीएच स्केल तो है, उसके अलावा और कौन कौन से काम में लिए जाते हैं वो तुम बताओगे। 1 नंबर का है, शब्द होंगे 20 से 30, मतलब 2 या 3 लाइन में, 1 या 2 लाइन में हो जाएगा। टाइम कितना, 1 से 2 मिनट, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें किसी को। चलो आज के लिए इतना ही काफी मेरे भाई, थैंक यू ऑल ऑफ यू, टेक केयर, लव यू ऑल। और कल अपन इससे भी अच्छे तरीके से और चीजें समझ रहे होंगे मेरे भाई, ठीक है ना। चलो ओके, टेक केयर, लव यू ऑल। और ये तुम्हारा फ्लाइंग किस, ठीक है। चलो।